सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम एकेडमी। सो पिछले दिन तो आपने देख लिया है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैथ्स का तो पूरा ही आ गया। बेसिकली दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री पोर्शन। और अगर मैं पेपर का बात करूँ तो इस बार का पेपर लास्ट ईयर में 2020 का जैसा ही टफ हुआ था। टफ मैं नहीं बोलूँगा, मॉडरेट हुआ है, जो टेंड करता है डिफिकल्ट तक, ठीक है। मतलब मॉडरेट से टफ के बीच में हुआ है पेपर। तो एज यू कैन एक्सपेक्ट दैट द कट ऑफ्स विल बी एज पर एज द 2021, ओके। It will be like 2021 and you can about the rank versus mark analysis we will be bringing up a video, but if you want to get an idea about the rank versus mark analysis on your own, you can follow the 2020 pattern. We have already given a video there, okay। लगभग से इस ईयर में भी 2020 का तरह ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ऐसा ही तो हुआ था। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी उसको। और अभी अब WBJ के बारे में उतना मत सोचो, ठीक है। क्या मार्क्स आएगा, क्या ब्रांच मिलेगा, JU मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब छोड़ो। अभी जो एग्जाम आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि कितना मार्क्स मिल रहा है तो ही आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आई मीन फ्रॉम 70 to 80 ऑल क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास, ठीक है। The first question is the exact boiling point of the compounds in pentane, isopentane, butanol, and 1-butanol and butanone. Okay, तो इसका boiling point का order कैसे होगा? तो I have drawn the structures here, as you can see. Now, as I have told you in class that molecular mass, okay, molecular mass के ऊपर depend करता है boiling point, क्योंकि जितना ज़्यादा molecular mass होगा, उतना ज़्यादा ही van der Waals forces होगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ब्यूटेनॉन जो है ना, इसका पोलरिटी हाई हो जाएगा ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा हो जाएगा, और इन पेंटेन और आइसोपेंटेन से ज़्यादा हो जाएगा। इन पेंटेन का ज़्यादा है आइसोपेंटेन से, वही मॉलिक्यूलर मास के लिए। और ब्यूटेनॉल तो पता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। तो इसका आई मीन ब्यूटेनॉल का सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय रौनक मुखोपाध्याय। ही इज currently studying in Niger, Kolkata. His Insta ID I will provide in the description box, okay. Now coming to the second question, phenol when treated with dilute HNO3 and finally with ZnHCl. So what will be the product here? Phenol when treated with HNO3 H2SO4, this is basically a nitration reaction, okay। नाइट्रेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर H2SO4 नहीं दिया है, ठीक है, ये इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन when you will write the reaction in boards, you generally don't ignore it, ठीक है। और अगर आप क्लास 11 का है या क्लास 12 का है जो बोर्ड्स देने जा रहे हो, तो आप इसको मत इग्नोर करना, H2SO4, ठीक है। ये एग्जाम वालों ने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो I have the reaction is completely written here, you can just see it, okay। I'm not explaining this, okay। And the answer will be C. Actually इस तरह रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, अगर ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्लास 11-12 में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। और अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका आंसर C होगा। और ZnHCl क्या करता है, ZnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा लिस्ट मैंने दे दिया था एग्जाम के पहले, आई थिंक, दैट कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन लिस्ट। NO2 will get reduced to NH2. नेक्स्ट क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मासेस ऑफ हेलियम एंड नियॉन आर गिवन द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है, पता होगा शायद आपको, लैम्डा इज इक्वल टू h/√3 m k into t, ठीक है। k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मास इज द मास ऑफ द कंपाउंड, आई मीन हीलियम एंड नियॉन, एंड टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर 273 डिग्री, ठीक है। रूम टेम्परेचर नहीं, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री केल्विन, सॉरी। और ये फॉर्मूला के बैठे आप कर लोगे, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दिया गया है, आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन आपके बाद, इसका आंसर ये होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इज 0.1। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये क्या करूँ, ये आप पॉज करके देख लो, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है।
आपने अगर एग्जाम के टाइम ये सॉल्व किया है तो आप शायद ही आप ऐसे ही करो, पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व करके रखा है इसको। तो अगर आप 11 और 12 का बंदा होगा तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इससे, ठीक है। अगर आप एग्जाम पे नहीं सॉल्व किया इसको और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो तो आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकता है और जेईई एडवांस में भी दे सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। This question 5.75 milligram of sodium vapor is converted to sodium ion if the ionizing energy of sodium is 490 kilojoule and atomic mass is 23 units. The amount of energy needed for this conversion will be. Okay. So in this type of question, we will first note down the atomic mass. I mean the gram atomic mass, and of sodium is 23 gram. After that, we find out the moles. I will tell you the process, okay, how we will approach this question. In case of solved, just see the answer and skip it, okay, no need to focus on this. Ionization energy I think is given in the question, okay, 490 is given in the question. तो जितना मोल होगा उसके लिए ionization energy कितना होगा, एक मोल के लिए 490 इस पे दिया गया है, मोल इनवर्स मतलब एक मोल के लिए। तो यहाँ पर टोटल जो मोल है उसके लिए ionization energy कितना होगा, उसके लिए ionization energy आप सॉल्व करके देख सकते हो कि ये आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है यार, केमिस्ट्री इजी था लगभग से, मैं तो बोलूँगा केमिस्ट्री इजी था। फिजिक्स और मैथ्स स्टॉप दिया था यहाँ, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री तो इजी था। Among the chlorides the compounds which will be hydrolyzed more easily and more slowly in aqueous NaOH solution. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पहला जो दिया है, क्या दिया है, हाइड्रोलाइज मोर इजीली। तो NaOH में मोर इजीली जो हाइड्रोलाइज करेगा उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, उसका रेजोनेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। तो जिस कंपाउंड में रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा मिथॉक्सीक्लोरीन, ओके, ये हो जाएगा, आई मीन पहला वाला हो जाएगा। और सेकंड वाला स्लोली कौन होगा, जिसका लिस्ट हाइड्रोलाइजिंग है, आई मीन जिसका फॉर्मेशन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, आई मीन जहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है, और उसमें हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन नहीं है, आई मीन नो हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। मतलब कार्बोकैटायन जितना फॉर्म होगा, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये स्टेबल होगा, और अगर 1 डिग्री है तो कोई स्टेबल के बारे नहीं है। ये इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये टोलुइन, आई मीन 4-bromotoluene treated with Mg ether and acetaldehyde, ये तो पता ही है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत कराया था, ठीक है, टेस्ट में 2 बार आया था इस टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अगर आप ड्रीम एकेडमी का मॉक टेस्ट दिए थे तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। ग्रीनर रिएजेंट फॉर्म करते हैं और इसके साथ जब एसिटाल्डिहाइड से ट्रीट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा MgBr को रिप्लेस करके, और Br2NaOH। तो एक नेमिंग रिएक्शन ही है, आई थिंक पता है आपको, और एक नेमिंग रिएक्शन है मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट याद होना चाहिए ऐसे एग्जाम, आई मीन WBJ एग्जाम की, ठीक है। तो ये हुआ है, और लास्ट में क्या हो रहा है, SOCl2NH3Br, तो सेम टाइप ही है। यहाँ पे NH3 दिया है तो ये NH2 ऐड हो जाएगा और ये हो गया वाइट, ठीक है। देख सकते हो कि कौन सा कंपाउंड आंसर आ रहा है। एक्स तो शायद आपको यहाँ पर ही मिल गया है, ठीक है, और वाई यहाँ पे मिल जाए जहाँ पर NH3 ऐड करें, तो आंसर इसको क्या हो, डी हो गया। For solution of this compounds are provided the pair of solutions which form a buffer. तो ये तो आप देख के ही मार्क कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। कंडीशन सिर्फ क्या है, वीक एसिड और उसका कंजुगेट, ठीक है। तो वीक एसिड और उसका कंजुगेट क्या है, आई मीन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट बेसिकली, तो हम कंजुगेट भी बोल सकते हैं। अब देख के इसको मार्क कर देंगे, इसका आंसर डी होगा। बफर क्या है, अब अगर आपको ये पता है, ठीक है, सिर्फ बफर का डेफिनेशन पता है तो इस क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद फास्फोरिक एसिड।
एनसीईआरटी में ये पूरा दिया है AgNO3 H3PO3 प्लस H2 H3PO4 प्लस HNO3। एक नेमिंग रिएक्शन नहीं, एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, इनऑर्गेनिक का, क्योंकि अगर सिल्वर डिपॉजिट होता है ब्लैक पीपीटी आता है। शायद आपकी लैब में भी प्रिपेयर किए हो, शायद आपको स्कूल में कराया गया होगा। और नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो कि Ag हमेशा रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे आप कि जो मतलब सबसे नीचे रहते हैं ना, they act as a very good oxidizing agent as they get reduced themselves. So Ag will get reduced, and as we know that P will get oxidized here. Okay, इसका वैलेंस यहाँ पर क्या है, 3 है, और फाइनली इसका 3 है ना, लिख दे तो माउस यूज कर रहे इसलिए नेगेटिव कितना बेकार है, 3 है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ये 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और H एनर्जी फॉर्म। तो ये तो कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है, और इसका आंसर बी और सी, ठीक है, करेक्ट आंसर बी और सी है, मल्टीपल करेक्ट, सॉरी, बी एंड सी। लास्ट में क्या है, दोनों क्वेश्चन बाकी हैं। N2H4 and H2O2 show similarity in oxidizing nature. They are a very good oxidizing agent. Okay. Oxidizing nature और reducing nature दोनों दिए हैं, इसमें थोड़ा सा confusion है, ठीक है। अब देख सकते हो कि इन दोनों का डेंसिटी तो सेम कभी नहीं हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे सेंट्रल एटम का, तो आप देख सकते हो कि both of them will show sp3 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, आई मीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 हो रहा है इसका नंबर, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ये, ठीक है, sp3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज कंफर्म। ओके, नाउ about oxidizing agent and reducing agent, they both show redox reactions. Okay, so and I think you have read in NCERT that H2O2 shows both reducing agent and oxidizing agent. Same with N2H4. Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी तीनों ही हो जाएगा। ये पूरा का पूरा NCERT से दिया गया है, पूरा का पूरा NCERT, इसलिए बोलता हूँ कि NCERT अच्छे से पढ़ो, 90% केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। लास्ट वाले में क्या दिया, थोड़ा सा लेंदी है ये, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे आप लोग ऐसे मेडिसिन, ठीक है। अब शायद एग्जाम के टाइम स्किप करके चला गया, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, ब्यूट-2-ine, ओके, व्हेन ट्रीटेड विद लिक्विड अमोनिया एंड इथेनॉल, क्या होगा पता ही है ना, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। और ये कैसा प्रोडक्ट देता है, लिक्विड अमोनिया, मतलब ये ट्रांस प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिक्विड अमोनिया नहीं थे और अगर PDC ऐसा कुछ थे ना, ठीक है, लिनलेर कैटलिस्ट ऐसा थे, तो इसको सीज हो जाएगा। लेकिन लिक्विड अमोनिया देता है, ये बार्च रिडक्शन करते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। एंड when we will treat with dilute alkaline KMnO4, ठीक है, ये क्या देता है, ये सीन करता है, सीन SYN, सीन, ये सब क्लास में ही कराया जाता है, ये बेसिक चीजें, सीन प्रोडक्ट देता है। 2 टाइप्स, ओके, आइदर बोथ मस्ट बी below the plane or both must be above the plane, ऐसा। तो I think that you all know how to convert this type of compounds to Fischer। ऐसे इस टाइप में बहुत से लोग अटक जाते हैं, ठीक है, पता नहीं होता। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT का बाहर है ऑर्गेनिक, मैं बोला था कि ऑर्गेनिक के लिए आप हिमांशु मंडे करो या हम लोग जो नोट्स दिए वो करो तो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे।
और मैंने वीडियो भी दिया था कि कैसे इस कंपाउंड को फिशर पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख गया था तो फ़ायदा हुआ है आपको, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, ठीक है, एग्जाम के टाइम सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं अगर एनालिसिस करूँगा तो ये डिफिकल्ट था, लेकिन ये वाला इजी था, ये वाला भी इजी था, और ये वाला तो देख के हो गया थोड़ा बहुत। ये वाला लगभग से हो जाना चाहिए। ये वाला मैं बोलो ठीक है, मॉडरेट है। और ये वाला तो ठीक है, ये भी मॉडरेट कर दिया मैंने, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि ना भी कैलकुलेटिव नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये कैलकुलेटिव था, ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी वाला ही है, तो करना चाहिए आपको ये वाला सॉल्व, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड था। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन, सो कैसा पेपर बने थे, फॉर्मूला बेस्ड भी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी है, कैलकुलेटिव भी है, मतलब सबको मिक्स करके केमिस्ट्री का पेपर बनाएंगे। देखो तो आपको कैसे स्टडी करना है समझ रहे हैं, पूरा का पूरा फोकस करके स्टडी करना है, यही बोलना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, ये रिएक्शन थोड़ा याद आना चाहिए, मतलब कर जाना चाहिए, ठीक है। अगर करके गया आपको तो आपको फायदा ही नहीं, लेकिन अगर आपने एग्जाम के टाइम ये फर्स्ट टाइम किया और सही किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ केमिस्ट्री लेवल का डिफिकल्टी में, तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। फिजिक्स को रेटिंग दूंगा मैं, इजीनेस की रेटिंग दे रहा हूँ, फिजिक्स को रेटिंग दूंगा मैं 6/10। और हाँ, मैथ्स डिफिकल्ट आया था, उसको मैं रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। Now I got good marks in chemistry. In this paper, you should be able to score 30+. At least 30+ आपको आना चाहिए chemistry. At least 30 हो, और कुछ नहीं, सिर्फ 30 आना चाहिए। मतलब 30 से 40 is a good score. If you're getting 40+, bravo. If you're getting less than 30, okay, you should be, whatever mistakes you have committed, you should note it and ensure that you don't repeat all this in the upcoming exams, JEE Mains, JEE Advanced, Mid-Set जो एग्जाम आना है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।